हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल रिव्यू। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे। तो हम हिंदी के 2022 के क्वेश्चंस देख रहे थे। तो आज हम 1 जनवरी 2022 के क्वेश्चंस देखेंगे हिंदी के। तो इसमें केवल 15 क्वेश्चंस हैं, पेडागोजी के ही क्वेश्चन देखेंगे। हम पैसेज वाला पार्ट नहीं देख रहे हैं, तो केवल पेडागोजी के ही देखेंगे। 15 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग भी हल कीजिएगा और बताइएगा कि 15 में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए थे 1 जनवरी 2022 में। तो जिसमें से है, इससे पहले आपके पैसेज वाले पार्ट होंगे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हैं। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ जाते हैं, किंतु वे किसी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। उन्हें भाषा की कौन सी कठिनाई है। मतलब कि उन्हें कौन सी कठिनाई, यहाँ पे पूछा है कि विषय वस्तु को तो समझ लेते हैं, लेकिन जब चर्चा में भाग नहीं लेते हैं तो भाषा के किस कौशल में उन्हें कठिनाई हो रही है। तो ए में है संप्रेषण संबंधी, बी में है अभिव्यक्ति संबंधी, सी में है गहनता संबंधी और डी में है उच्चारण संबंधी। तो किससे संबंधी उनके पास कठिनाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा अभिव्यक्ति संबंधी। ठीक है ना। क्यों अभिव्यक्ति संबंधी होगा, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थी जो है वो विषय वस्तु को तो समझ लेते हैं, किंतु वे किसी भी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, वो बातचीत आपस में नहीं करते हैं, वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। और वो अपनी भाषा में। ठीक है। तो उन्हें जो है अभिव्यक्ति संबंधी कठिनाई है, मतलब वो बोलते नहीं है, वो कह नहीं सकते हैं। ठीक है ना। वो अपनी अभिव्यक्ति आई थिंक वो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में उन्हें क्या समझ में आया है, वो उन्हें जो कहना चाहिए वो चीज़ वो नहीं कह पाते हैं। तो उन्हें अभिव्यक्ति संबंधी कठिनाई हो रही है। ठीक है ना। क्योंकि वो चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं, मतलब बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति वो नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना। तो उन्हें अभिव्यक्ति संबंधी कठिनाई हो रही है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन में है, कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, इस स्थिति में विद्यार्थियों को किस श्रेणी में रखेंगे। तो पहला है संकेत देने वाले, बी है संकेत समझने वाले, सी है विरोध करने वाले और डी है सहमति देने वाले। तो किस श्रेणी में रखेंगे, तो इन्हें हम बी वाले में संकेत समझने वाले श्रेणी में रखेंगे। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। संकेत समझने वाले। ठीक है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला है, विद्यार्थी के लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होना आवश्यक है। तो पहला है यांत्रिक त्रुटियों को पेंसिल या पेन के द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए, और बी है विद्यार्थी द्वारा संकेतों के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्य के सोपान पर टिप्पणी करनी चाहिए, और सी है लेखन प्रक्रिया में उत्पादित सभी सामग्रियों में विद्यार्थी की भागीदारी होनी चाहिए, और डी में है विषय वस्तु यांत्रिक वर्तनी तथा प्रयोग के लिए ध्यानपूर्वक पठन होना चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका भी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थी द्वारा संकेतों को उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्य के सोपान पर टिप्पणी करनी चाहिए। ठीक है। तो ये सबसे सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग भी कीजिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपका लास्ट टाइम चल रहा है, इन लास्ट समय में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो अगला है, बच्चों में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो कि उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है। तो पहला है व्यवहारवादी, बी है संज्ञानात्मकवादी और सी है सहजतावादी, डी है रचनावादी। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सहजतावादी हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि सहजतावादी बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करता है। ठीक है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता है। तो पहला है स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना, और बी है भाषण की सीमितता का होना, और सी है नए शब्दों को सीखने में कठिनाई होना, और डी है सही शब्दों की खोज में कठिनाई होना। तो क्या होगा इसका, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना। ठीक है। तो ये भाषाई संबंधी का विकार नहीं हो सकता है। तो इसमें नहीं पूछा था कौन सा नहीं होगा, तो यही वाला नहीं होगा, स्थानिक मान को समझने में कठिनाई। बाकी इसमें से सभी हैं। ठीक है ना। स्थानीय मान से संबंधित है ये सब। स्थानिक मान जो है ये कैलकुलेशन से संबंधित हो जाएगा, गणना से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का नेगेटिव वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे।
तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे सूची दी हुई है। फर्स्ट सूची में भाषाई घटक है और सेकंड सूची में भाषाई घटकों की व्याख्या है। तो ध्वनि विज्ञान है, अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास, शब्द संरचना। तो यहाँ पे सभी के मेल कराने हैं, यहाँ पे कौन किसकी व्याख्या किसके साथ सही है। तो ध्वनि विज्ञान का किसके साथ होगा, तो ध्वनि विज्ञान का हो जाएगा ध्वन्यात्मक भाषण के क्रम तथा संरचना के नियमों के को संदर्भित करता है। तो ये ध्वनि के साथ हो जाएगा। ध्वनि विज्ञान इसे कहते हैं ध्वन्यात्मक भाषण के क्रम तथा संरचना के नियमों को संदर्भित करता है। ठीक है। और अर्थ विज्ञान किसे कहेंगे, तो अर्थ विज्ञान जो हो जाएगा यहाँ पे संप्रत्ययों के प्रस्तुतिकरण में शब्द तथा शब्दों के समायोजन को रेखांकित करता है। तो ये हो जाएगा अर्थ विज्ञान के अंतर्गत। और वाक्य विन्यास के अंतर्गत कौन सा आएगा, तो वाक्य विन्यास के अंतर्गत आ जाएगा वाक्यों के बनाने में शब्दों के प्रयोग के नियमों को बताता है, जो वाक्य विन्यास होता है। और शब्द संरचना में शुद्धियों प्रभावपूर्ण संप्रेषण हो जाएगा। ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन फिर सही हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट का बी के साथ हम लोग मैच किए थे, सेकंड का सी के साथ, थर्ड का डी के साथ और फोर्थ का ई के साथ। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाले में आ रहा है, जो कि सही है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 1 से 2.5 वर्ष के बीच के बच्चों की शब्दावली जब 200 से 250 शब्दों और 2 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है, तब इसे डैश कहा जाता है। तब उसे क्या कहा जाता है, पहला है टेलीग्राफिक भाषा, और बी है व्याकरणिक रूप, और सी है ओवर रेगुलराइज, और डी है वार्तालाप। तो क्या होगा इसका, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टेलीग्राफिक भाषा हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो 1 से 2.5 वर्ष के बीच में जो बच्चे होते हैं वो शब्दावली को 200 से 250 शब्दों में बोल लेते हैं, उच्चारण तक पहुंच जाते हैं। तो इस भाषा को हम टेलीग्राफिक भाषा कहते हैं। ठीक है। तो इसका टेलीग्राफिक भाषा हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है। तो कौन सा बढ़ावा नहीं देता है, पहला है रोमांचकता को व्यक्त करने में भाषा का प्रयोग करना, बी है घटनाओं तथा वार्तालाप आरंभ से अंत तक बनाने के लिए भाषा का प्रयोग करना, सी है सामाजिक संपर्क बनाने और उनको निरंतर बनाए रखने के लिए भाषा का प्रयोग करना, डी है सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग। तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे, भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्वलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है। यह सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, तो पहला है संज्ञानवादी, बी है व्यवहारवादी, और सी है रचनावादी, डी है अंतःक्रियावादी। तो किनके द्वारा यह जो है प्रतिपादित सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है, तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्वलन की जो सहायता स्फूर्त तरीके से हो रहा है, तो इस सिद्धांत को हम व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। तो ये इसके द्वारा प्रतिपादित किया जाएगा। तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक गहन पठन का की विशेषता मानी जा सकती है। तो कौन सी इसमें गहन पठन की विशेषता मानी जाएगी, पहली है प्रभावपूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाता है, और बी है सही ढंग से पढ़ने के लिए शिक्षक के मार्गदर्शन का अनुगमन करना चाहिए, और सी है सूचना का पता लगाने के लिए पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से पढ़ना चाहिए, डी है पाठ्य सामग्री का सारांश प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से पढ़ना चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका पहला वाला सही हो जाएगा। गहन पठन का अर्थ यही होता है कि प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्री को शामिल किया जाता है। तो उन्हें हम प्रभावपूर्ण से पढ़ते हैं, समझ करके पढ़ते हैं। ठीक है। रुचि लेकर के पढ़ कर अच्छे से समझ कर पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राह्य भाषा कौशल है। तो ज्ञानात्मक भाषा कौशल कौन सा होगा, तो ए में है नई भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता, और बी है बोलचाल की भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता, सी है बोलचाल की भाषा जो सुनते तथा बोलते हैं के प्रति समझ बनाने की योग्यता, और डी है द्वितीय भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बोलचाल की भाषा में जो सुनते तथा बोलते हैं, मतलब सुनने और बोलने से हो जाएगा। ठीक है ना। और लिखने और पढ़ने से होता, तो यहाँ पे कौन सा वाला हो जाता है, हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सुनने और बोलने से होगा तो कौन सा कौशल यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। अभिव्यक्ति कौन सा आप लोग बताइएगा जरूर। तो इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, कक्षा में द्वितीय भाषा के शिक्षण के दौरान जो है उसके द्वारा अवबोधात्मक के लिए सहारा देना में क्या सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित होगा सहारा देना में, चेष्टाएं करना तथा मुख के भावों का प्रयोग करना, और बी है घर की भाषा के सारांश, सी है शिक्षक के द्वारा चित्र शब्दकोश का प्रयोग, और डी है संकेतों का प्रयोग। तो कौन सा इसका सही होगा, तो इसका ए वाला सही होगा, चेष्टाएं करना तथा मुख के भावों का प्रयोग करना, ये होता है सहारा देना। ठीक है ना, तो ये अवबोधात्मक के लिए जो होगा सही हो जाएगा। शिक्षण के दौरान अवबोधात्मक के लिए जब सहारा दिया जाता है तो वहाँ पे चेष्टाएं मुख के भावों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे हम पानी मांगते हैं किसी से, कोई पानी पी रहा है बॉटल से, तो हम उससे इसे इशारा करते हैं अंगूठा दिखा करके कि मुझे भी चाहिए, करके ऐसे हम मुंह ऊपर करके और अंगूठा ऐसे करके दिखाते हैं कि हमें भी पानी चाहिए। तो यहाँ पे जो है मुख के भाव का उपयोग किया जाता है, इसे ही हम अवबोधात्मक कहते हैं। ठीक है ना, शिक्षण के दौरान इसे ही हम अवबोधात्मक कहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला है, आई थिंक 2 बार आ गया है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो 18 नंबर में है, विद्यालय में बच्चों को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना उनके अधिगम के लिए क्यों हानिकारक है। तो पहला है, घर की भाषा का प्रयोग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित है, और बी है, यह उनके अधिकारों का हनन है, और सी है, विद्यालय में घर की भाषा के प्रयोग का निषेध करना असंवैधानिक है, और डी है, इससे विद्यार्थी स्वयं को हंसिए पर महसूस कर सकते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हानिकारक यहाँ पूछा है। तो अगर हम बच्चों को हंसिए पर महसूस कराएंगे और वो स्वयं को खोया हुआ महसूस करेगा, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहेंगे, क्वेश्चन में पूछा है। तो पहला है, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उसमें और अधिक कम से कम 2 भाषाएं जोड़ते हैं। बी है, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं तथा आगे जाकर हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ते हैं, और सी है, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी में आरंभ करते हैं तथा आगे जाकर 3-4 भाषाएं पढ़ते हैं, और डी में है, शिक्षार्थी प्राथमिक विद्यालय में अपनी मातृभाषाएं में सीखते हैं तथा बाद में अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आई थिंक यहाँ पे बहुभाषिकता पूछा हुआ है, बहुभाषिकता से रिलेटिव यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी भाषा जो होती है वो क्या कहते हैं, शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और आगे चलकर कम से कम 2 भाषाएं और जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसी को ही बहुभाषिकता कहेंगे। ठीक है, तो आपके 15 क्वेश्चन थे, आप लोग भी हल कीजिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइएगा कि आपको और किसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो हम उसका भी लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोगों ने जो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग जाइए और जाकर ज़रूर देखिए। साइंस का हो चुका है और हिंदी के सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं, सभी ईयर्स के, सीडीपी के सभी ईयर के क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वहाँ से जाइए और जाकर ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और हम मोटिवेट होते हैं कि आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो लाकर आपके लिए आपको लाकर दें, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। ठीक है ना, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।